आज हम शुरू करने जा रहे हैं कक्षा 12 इतिहास की एक बेहद महत्वपूर्ण और रोचक अध्याय ईंटें, मनके तथा अस्थियां। यह अध्याय हमें ले जाता है हजारों साल पीछे, उस समय में जब भारतीय उपमहाद्वीप में एक अत्यंत विकसित शहरी सभ्यता अस्तित्व में थी, हड़प्पा सभ्यता। जरा सोचिए, लगभग 4500 साल पहले ऐसे नगर बसाए गए थे जहां पक्की ईंटों से बने मकान थे, सुनियोजित सड़कों का जाल था, उन्नत जल निकासी व्यवस्था थी और लोग दूर दराज के क्षेत्रों से व्यापार करते थे। आखिर वे लोग कौन थे? उनका जीवन कैसा था? वे क्या पहनते थे, क्या खाते थे, कैसे रहते थे? इस अध्याय में हम जानेंगे कि खुदाई से मिली ईंटें हमें उनकी वास्तुकला के बारे में क्या बताती हैं, मनके हमें उनके व्यापार और कला कौशल की कहानी कैसे सुनाते हैं, और अस्थियां हमें उनके सामाजिक जीवन, आहार और मान्यताओं की झलक कैसे देती हैं। हम ये भी समझेंगे कि इतिहासकार इन पुरातात्विक साक्ष्यों के आधार पर अतीत को कैसे पढ़ते और समझते हैं, क्योंकि इतिहास केवल तिथियों का संग्रह नहीं है, बल्कि यह उन संकेतों को समझने की कला है जो मिट्टी के नीचे छिपे रहते हैं। तो आइए इस रोचक यात्रा की शुरुआत करते हैं, जहां हर ईंट एक कहानी कहती है, हर मनका एक रहस्य समेटे है और हर अस्थि अतीत की एक नई परत खोलती है। यह अध्याय परीक्षा की दृष्टि से भी अत्यंत महत्वपूर्ण है, इसलिए इसे ध्यानपूर्वक समझना बहुत आवश्यक है। अब आगे समझते हैं। हड़प्पा संस्कृति को हम सिंधु घाटी सभ्यता भी कहते हैं, क्योंकि इसके अधिकांश प्रमुख नगर सिंधु नदी और उसकी सहायक नदियों के आसपास बसे हुए थे। ये सभ्यता केवल एक छोटे क्षेत्र तक सीमित नहीं थी, बल्कि आज के पाकिस्तान, हरियाणा, पंजाब, राजस्थान और गुजरात तक फैली हुई थी। इसलिए जब हम इसे सिंधु घाटी सभ्यता कहते हैं, तो उसका कारण उसका भौगोलिक विस्तार है। यहाँ एक महत्वपूर्ण शब्द आता है, पुरातात्विक संस्कृति। बच्चों, इतिहासकार जब जमीन की खुदाई करते हैं तो उन्हें कई तरह की वस्तुएं मिलती हैं, जैसे मिट्टी के बर्तन, मनके, औजार, ईंटें, मोहरें, आभूषण आदि। जब किसी विशेष क्षेत्र में एक जैसी शैली की वस्तुएं बार बार मिलती हैं, तो इतिहासकार समझते हैं कि यह एक ही संस्कृति से जुड़ा समूह है। उदाहरण के लिए, अगर किसी क्षेत्र में लाल मिट्टी के बर्तन मिलते हैं जिन पर काले रंग से विशेष प्रकार की आकृतियां बनी हों, और वही शैली कई स्थानों पर मिले, तो हम कहते हैं कि यह एक पुरातात्विक संस्कृति है। इसका मतलब यह नहीं कि हमें वहां के लोगों के नाम या उनकी भाषा पता है, बल्कि इसका अर्थ है कि उनकी भौतिक वस्तुओं की शैली एक जैसी थी और वे एक ही कालखंड तथा क्षेत्र से संबंधित थे। हड़प्पा संस्कृति के मामले में भी यही हुआ। खुदाई में मिली पक्की ईंटें एक निश्चित अनुपात में बनी हुई थीं, मुहरों पर एक जैसी लिपि और पशु आकृतियां बनी थीं, मनकों की बनावट में समानता थी। इन सब ने मिलकर यह प्रमाण दिया कि यह एक संगठित और विकसित सभ्यता थी। इस तरह हड़प्पा संस्कृति नाम उस स्थान के आधार पर पड़ा जहां सबसे पहले ये सभ्यता पहचानी गई, जबकि सिंधु घाटी सभ्यता नाम उसके भौगोलिक विस्तार को दर्शाता है। यही बात हमें समझनी है कि इतिहास केवल नाम याद करना नहीं है, बल्कि यह समझना है कि इतिहासकार प्रमाणों के आधार पर निष्कर्ष कैसे निकालते हैं। अब आगे के भाग में हम जानेंगे कि इस सभ्यता की खोज कैसे हुई और खुदाई से हमें कौन कौन से महत्वपूर्ण प्रमाण प्राप्त हुए। अब आगे समझते हैं। इस सभ्यता का नाम हड़प्पा इसलिए पड़ा क्योंकि सबसे पहले इस संस्कृति के अवशेष जिस स्थान पर मिले, उसका नाम हड़प्पा था। ये स्थान आज के पाकिस्तान के पंजाब क्षेत्र में स्थित है। जब वहां खुदाई की गई तो पक्की ईंटों के बने मकान, अनाज भंडार, मोहरें, मनके और कई अन्य वस्तुएं मिलीं। इन खोजों ने इतिहासकारों को यह संकेत दिया कि यहाँ कोई साधारण बस्ती नहीं, बल्कि एक विकसित और सुव्यवस्थित नगर रहा होगा। बच्चों, इतिहास में अक्सर ऐसा होता है कि किसी सभ्यता का नाम उस स्थान के आधार पर रख दिया जाता है जहां वह पहली बार पहचानी जाती है। इसका अर्थ यह नहीं है कि पूरी सभ्यता केवल वहीं तक सीमित थी। हड़प्पा तो बस एक प्रारंभिक खोज का स्थान था। बाद में जब अन्य स्थानों पर भी उसी प्रकार की ईंटें, मोहरें और वस्तुएं मिलीं, तो यह स्पष्ट हो गया कि यह एक व्यापक और संगठित संस्कृति थी। यहाँ एक बात और समझने योग्य है, नामकरण केवल पहचान के लिए होता है। जब इतिहासकारों को किसी नई संस्कृति के प्रमाण मिलते हैं, तो वे उसे कोई नाम देते हैं ताकि अध्ययन और चर्चा में सुविधा हो। हड़प्पा नाम भी उसी प्रकार एक पहचान बन गया। इस प्रकार हड़प्पा नाम उस ऐतिहासिक क्षण की याद दिलाता है जब पहली बार इस प्राचीन और अद्भुत सभ्यता का पर्दा उठा। यहीं से एक नई ऐतिहासिक खोज की शुरुआत हुई, जिसने भारतीय उपमहाद्वीप के प्राचीन इतिहास को समझने का एक नया मार्ग खोल दिया। अब आगे समझते हैं। हड़प्पा संस्कृति के दो सबसे प्रसिद्ध और महत्वपूर्ण केंद्र हैं, हड़प्पा और मोहनजोदड़ो। ये दोनों नगर इस सभ्यता की उन्नत शहरी व्यवस्था के श्रेष्ठ उदाहरण माने जाते हैं। हड़प्पा, जहां से इस संस्कृति की पहली पहचान हुई, एक सुव्यवस्थित नगर था। यहाँ पक्की ईंटों से बने मकान, चौड़ी सड़कों का जाल और अनाज भंडारण के विशाल ढांचे मिले हैं। इससे पता चलता है कि यहाँ के लोग केवल रहने की व्यवस्था ही नहीं, बल्कि आर्थिक और प्रशासनिक संगठन भी समझते थे। इसी प्रकार मोहनजोदड़ो, जिसका अर्थ ही है मृतकों का टीला, अपने उत्कृष्ट नगर नियोजन के कारण विशेष रूप से प्रसिद्ध है। यहाँ की सबसे महत्वपूर्ण संरचना है विशाल स्नानागार। ये केवल एक साधारण जलाशय नहीं था, बल्कि संभवतः सामाजिक या धार्मिक गतिविधियों का केंद्र रहा होगा।
इससे हमें ये संकेत मिलता है कि इस सभ्यता में स्वच्छता, सामूहिक जीवन और अनुशासन का विशेष महत्व था। इन दोनों नगरों की सबसे बड़ी विशेषता थी सुनियोजित निर्माण। सड़कें एक दूसरे को समकोण पर काटती थीं, घरों में जल निकासी की व्यवस्था थी और ईंटों का आकार एक निश्चित अनुपात में बनाया जाता था। ये सब किसी सशक्त प्रशासन और सुविचारित योजना की ओर संकेत करता है। जब हम इन दोनों केंद्रों को देखते हैं तो समझ में आता है कि हड़प्पा संस्कृति केवल एक बस्ती नहीं थी, बल्कि यह एक विकसित शहरी सभ्यता थी जहां संगठन, तकनीक और सामाजिक व्यवस्था का अद्भुत संतुलन दिखाई देता है। यही कारण है कि ये दोनों केंद्र इस पूरी सभ्यता को समझने की कुंजी माने जाते हैं। अब आगे समझते हैं। हड़प्पा सभ्यता की खोज सन 1921-22 में हुई। ये खोज भारतीय इतिहास के लिए एक अत्यंत महत्वपूर्ण घटना थी। इस कार्य में प्रमुख रूप से दयाराम साहनी, राखालदास बनर्जी और जॉन मार्शल का महत्वपूर्ण योगदान रहा। सबसे पहले दयाराम साहनी ने हड़प्पा स्थल पर खुदाई का कार्य प्रारंभ किया। खुदाई के दौरान जब पक्की ईंटों की दीवारें, मोहरें और अन्य प्राचीन वस्तुएं मिलीं, तो ये स्पष्ट होने लगा कि यह कोई साधारण अवशेष नहीं है। लगभग उसी समय राखालदास बनर्जी ने मोहनजोदड़ो में खुदाई की और वहां भी इसी प्रकार की संरचनाएं और वस्तुएं प्राप्त हुईं। इन खोजों का महत्व तब और बढ़ गया जब जॉन मार्शल, जो उस समय भारतीय पुरातत्व सर्वेक्षण विभाग के महानिदेशक थे, ने इन अवशेषों का अध्ययन किया और घोषणा की कि यह एक अत्यंत प्राचीन और विकसित सभ्यता के प्रमाण हैं। ये खोज इसलिए भी आश्चर्यजनक थी क्योंकि उस समय तक ये माना जाता था कि भारत में शहरी सभ्यता का विकास बहुत बाद में हुआ। बच्चों, सोचिए, जब ये पता चला कि लगभग 4500 वर्ष पहले यहाँ इतनी उन्नत नगरीय व्यवस्था थी, तो इतिहास की पूरी समझ ही बदल गई। इस खोज ने यह सिद्ध कर दिया कि भारतीय उपमहाद्वीप में प्राचीन काल में ही एक विकसित शहरी संस्कृति मौजूद थी। इस प्रकार 1921-22 की यह खोज केवल एक पुरातात्विक घटना नहीं थी, बल्कि इसने हमारे अतीत को समझने की दिशा ही बदल दी। यहीं से हड़प्पा सभ्यता के व्यवस्थित अध्ययन की शुरुआत हुई, जिसने इतिहास की नई परतों को हमारे सामने खोल दिया। अब आगे समझते हैं। हड़प्पा सभ्यता का जो विकसित या परिपक्व काल माना जाता है, वह लगभग 2600 ईसा पूर्व से 1900 ईसा पूर्व के बीच का है। यही वह समय था जब ये सभ्यता अपने पूर्ण उत्कर्ष पर थी। नगर सुव्यवस्थित थे, व्यापार सक्रिय था, कारीगरी उच्च स्तर की थी और सामाजिक संगठन मजबूत दिखाई देता है। बच्चों, ध्यान दीजिए, जब हम विकसित काल कहते हैं तो उसका अर्थ ये होता है कि इस समय तक सभ्यता ने अपने प्रारंभिक चरण को पार कर लिया था और वह एक परिपक्व रूप में स्थापित हो चुकी थी। पक्की ईंटों का नियमित प्रयोग, एक समान अनुपात में ईंटों का निर्माण, सुनियोजित सड़कों का जाल, उन्नत जल निकासी प्रणाली, मानकीकृत तौल माप प्रणाली, ये सभी संकेत इसी काल में स्पष्ट रूप से दिखाई देते हैं। इस अवधि में नगरों का विस्तार भी व्यापक था और विभिन्न क्षेत्रों में समान सांस्कृतिक विशेषताएं मिलती हैं। इससे ये सिद्ध होता है कि यह कोई बिखरी हुई बस्तियां नहीं थीं, बल्कि एक व्यापक और संगठित सभ्यता थी जिसमें एकरूपता और अनुशासन था। 2600 ईसा पूर्व से 1900 ईसा पूर्व का ये काल इसलिए भी महत्वपूर्ण है क्योंकि इसी समय हमें सबसे अधिक और स्पष्ट पुरातात्विक प्रमाण प्राप्त होते हैं। यही प्रमाण हमें उस समाज के जीवन, अर्थव्यवस्था और प्रशासन को समझने में सहायता करते हैं। इस प्रकार हड़प्पा सभ्यता का ये विकसित चरण उसकी वास्तविक पहचान को सामने लाता है, एक ऐसी प्राचीन नगरीय संस्कृति जिसने अपने समय में उच्च स्तर की योजना, तकनीक और सामाजिक संगठन का परिचय दिया। अब आगे समझते हैं। हड़प्पा सभ्यता के बारे में हमें जो भी जानकारी मिलती है, वह मुख्य रूप से खुदाई में प्राप्त वस्तुओं के आधार पर मिलती है। क्योंकि इस सभ्यता की लिपि आज तक पूरी तरह पढ़ी नहीं जा सकी है, इसलिए हमारे पास लिखित ग्रंथों की तरह स्पष्ट विवरण नहीं है। ऐसे में इतिहासकारों को पुरातात्विक साक्ष्यों पर ही निर्भर रहना पड़ता है। सबसे पहले, खुदाई में मिली इमारतें हमें उस समय की नगरीय योजना और वास्तुकला के बारे में बताती हैं। पक्की ईंटों से बने मकान, चौड़ी सड़कें, जल निकासी की व्यवस्थित व्यवस्था और बड़े सार्वजनिक भवन, ये सब संकेत देते हैं कि वहाँ सुव्यवस्थित शहरी जीवन था। इसके अलावा मृत भांड यानी मिट्टी के बर्तन भी अत्यंत महत्वपूर्ण स्रोत हैं। इन बर्तनों की बनावट, आकार और उन पर बनी आकृतियां हमें उस समय की कला, दैनिक जीवन और सांस्कृतिक परंपराओं के बारे में जानकारी देती हैं। कई बर्तनों पर ज्यामितीय आकृतियां और पशु चित्र भी बने हुए मिले हैं। औजार हमें उस समय की तकनीकी प्रगति का ज्ञान कराते हैं। पत्थर, तांबा और कांस्य से बने औजार ये दर्शाते हैं कि लोग कृषि, निर्माण और अन्य कार्यों में दक्ष थे। आभूषण और मन के ये बताते हैं कि उस समाज में सौंदर्य बोध और कारीगरी का विकास हुआ था। सोने, चांदी, कीमती पत्थरों और शंख से बने आभूषण इस बात का प्रमाण है कि व्यापार और शिल्पकला उन्नत थी। मूर्तियां भी महत्वपूर्ण स्रोत हैं। छोटी छोटी प्रतिमाएं हमें धार्मिक विश्वासों और सामाजिक जीवन की झलक देती हैं। इसी प्रकार मोहरें विशेष रूप से महत्वपूर्ण हैं। इन पर पशुओं की आकृतियां और कुछ चिन्ह या लिपि अंकित हैं। मोहरें संभवतः व्यापार और प्रशासन में प्रयुक्त होती थीं। इस प्रकार इमारतें, मृत भांड, औजार, आभूषण, मूर्तियां और मोहरें, ये सभी हड़प्पा सभ्यता को समझने के प्रमुख आधार हैं।
इन्हीं साक्ष्यों के माध्यम से इतिहासकार उस समय के जीवन को पुनर्निर्मित करने का प्रयास करते हैं और हमें हजारों वर्ष पुराने समाज की एक स्पष्ट तस्वीर दिखाते हैं। अब आगे समझते हैं। हड़प्पा सभ्यता का विस्तार अत्यंत व्यापक था। ये केवल एक या दो नगरों तक सीमित नहीं थी, बल्कि इसका क्षेत्र आज के अफगानिस्तान, जम्मू और कश्मीर, बलूचिस्तान, गुजरात, राजस्थान और उत्तर प्रदेश के पश्चिमी भाग तक फैला हुआ था। बच्चों, यह विस्तार हमें क्या बताता है? ये स्पष्ट करता है कि यह कोई छोटी या सीमित संस्कृति नहीं थी, बल्कि एक विशाल भौगोलिक क्षेत्र में फैली हुई सभ्यता थी। इतने बड़े क्षेत्र में समान प्रकार की ईंटें, मोहरें, मृत भांड और अन्य वस्तुएं मिलना इस बात का प्रमाण है कि इन सभी क्षेत्रों के बीच सांस्कृतिक एकरूपता और आपसी संपर्क था। उत्तर में जम्मू क्षेत्र से लेकर दक्षिण में गुजरात तक और पश्चिम में अफगानिस्तान से लेकर पूर्व में पश्चिमी उत्तर प्रदेश तक यह विस्तार दर्शाता है कि हड़प्पा सभ्यता ने भौगोलिक विविधताओं के बावजूद एक समान सांस्कृतिक पहचान बनाए रखी। इससे ये भी अनुमान लगाया जाता है कि व्यापार मार्ग विकसित थे और विभिन्न क्षेत्रों के बीच वस्तुओं तथा विचारों का आदान प्रदान होता था। इतने विशाल क्षेत्र में फैली हुई सभ्यता का संचालन किसी सुव्यवस्थित प्रशासनिक और सामाजिक व्यवस्था के बिना संभव नहीं हो सकता। यही कारण है कि हड़प्पा सभ्यता को प्राचीन विश्व की महान नगरीय सभ्यताओं में गिना जाता है। इस प्रकार इसका व्यापक विस्तार हमें इसकी शक्ति, संगठन और सांस्कृतिक एकता का स्पष्ट संकेत देता है, जो इसे प्राचीन इतिहास में एक विशेष स्थान प्रदान करता है। अब आगे समझते हैं। हड़प्पा सभ्यता के अंतर्गत अनेक महत्वपूर्ण स्थल आते हैं। इनमें प्रमुख हैं नागेश्वर, बालाकोट, चन्होदरो, कोटदीजी, धौलावीरा, लोथल, कालीबंगन, बनावली और राखीगढ़ी आदि। बच्चों, इन स्थलों का महत्व केवल इस बात में नहीं है कि वे हड़प्पा सभ्यता के अंतर्गत आते हैं, बल्कि प्रत्येक स्थल हमें इस संस्कृति के अलग अलग पहलुओं को समझने में सहायता करता है। जैसे धौलावीरा अपनी विशिष्ट जल प्रबंधन प्रणाली के लिए प्रसिद्ध है। वहाँ जल संरक्षण के लिए बड़े बड़े जलाशय बनाए गए थे, जो ये दर्शाते हैं कि वहाँ के लोग पर्यावरण की परिस्थितियों के अनुसार अपनी तकनीक विकसित करते थे। लोथल विशेष रूप से अपने गोदी या बंदरगाह जैसी संरचना के कारण जाना जाता है। इससे संकेत मिलता है कि समुद्री व्यापार भी इस सभ्यता का एक महत्वपूर्ण अंग रहा होगा। कालीबंगन से कृषि के प्रमाण मिलते हैं, जैसे जुताई के निशान, जो ये बताते हैं कि खेती व्यवस्थित रूप से की जाती थी। राखीगढ़ी और बनावली जैसे स्थल ये दर्शाते हैं कि हरियाणा क्षेत्र भी इस सभ्यता का महत्वपूर्ण केंद्र था। वहीं नागेश्वर और बालाकोट से शंख उद्योग के प्रमाण मिलते हैं, जो कारीगरी और व्यापारिक गतिविधियों की ओर संकेत करते हैं। इस प्रकार जब हम इन सभी स्थलों को एक साथ देखते हैं तो हमें हड़प्पा सभ्यता की एक व्यापक और विविध तस्वीर दिखाई देती है। अलग अलग क्षेत्रों में स्थित होने के बावजूद इन स्थलों में सांस्कृतिक समानता दिखाई देती है, जो इस सभ्यता की एकता और संगठन को स्पष्ट करती है। अब आगे समझते हैं। हड़प्पा सभ्यता एक नगरीय सभ्यता थी। इसका अर्थ यह है कि यहाँ के लोग केवल गांवों में नहीं रहते थे, बल्कि सुनियोजित नगरों में निवास करते थे। और इस सभ्यता की सबसे प्रमुख विशेषता थी इसकी अद्भुत नगर निर्माण योजना। बच्चों, जब हम नगर योजना कहते हैं तो उसका मतलब केवल मकान बनाना नहीं होता, बल्कि पूरे शहर को व्यवस्थित ढंग से बसाना होता है। हड़प्पा सभ्यता के नगरों में सड़कें एक दूसरे को समकोण पर काटती थीं, जिससे पूरा नगर चौकोर खंडों में विभाजित दिखाई देता था। ये दर्शाता है कि निर्माण कार्य किसी योजना के अनुसार किया गया था, न कि बिना सोच विचार के। मकान प्रायः पक्की ईंटों से बनाए जाते थे। विशेष बात यह है कि ईंटों का आकार लगभग एक निश्चित अनुपात में होता था, जिससे ये स्पष्ट होता है कि निर्माण कार्य में मानकीकरण अपनाया गया था। अधिकतर घरों में आंगन, कमरे और कुएं तक पाए गए हैं। कई मकानों में स्नानघर भी थे, जिनसे पानी नालियों के माध्यम से बाहर निकलता था। जल निकासी प्रणाली इस सभ्यता की एक अत्यंत महत्वपूर्ण उपलब्धि मानी जाती है। नालियां पक्की ईंटों से बनी होती थीं और उन्हें ढक दिया जाता था ताकि गंदगी बाहर न फैले। इससे पता चलता है कि स्वच्छता और स्वास्थ्य के प्रति विशेष ध्यान दिया जाता था। नगरों को प्रायः दो भागों में बांटा गया था। ऊंचा भाग, जहां संभवतः प्रशासनिक या सार्वजनिक भवन स्थित होते थे, और निचला भाग, जहां सामान्य लोग रहते थे। इससे ये संकेत मिलता है कि नगरों की संरचना सामाजिक और प्रशासनिक दृष्टि से सुव्यवस्थित थी। इस प्रकार हड़प्पा सभ्यता की नगर निर्माण योजना हमें ये सिखाती है कि हजारों वर्ष पहले भी लोग वैज्ञानिक दृष्टिकोण, संगठन और अनुशासन के साथ अपने नगरों का निर्माण करते थे। यही विशेषता इसे प्राचीन विश्व की महान नगरीय सभ्यताओं में एक विशिष्ट स्थान प्रदान करती है। अब आगे समझते हैं। हड़प्पा सभ्यता की बस्तियां सामान्यतः दो मुख्य भागों में विभाजित होती थीं, दुर्ग क्षेत्र और निचला शहर। यह विभाजन हमें इस सभ्यता की सामाजिक और प्रशासनिक संरचना को समझने में मदद करता है। दुर्ग क्षेत्र नगर का ऊंचा और सुरक्षित भाग होता था। इसे ऊंचे चबूतरे या कृत्रिम मंच पर बनाया जाता था, जिससे यह आसपास के क्षेत्र से ऊंचा दिखाई देता था। यहाँ प्रायः बड़े सार्वजनिक भवन, अनाज भंडार और विशेष प्रकार की संरचनाएं स्थित होती थीं। इससे अनुमान लगाया जाता है कि यह भाग प्रशासनिक,
धार्मिक या महत्वपूर्ण सामूहिक गतिविधियों का केंद्र रहा होगा। दुर्ग का निर्माण मजबूत और पक्की ईंटों से किया जाता था, जिससे ये सुरक्षित और स्थायी बना रहे। इसके विपरीत निचला शहर वह भाग था जहां सामान्य जनसंख्या निवास करती थी। यहाँ मकान सुव्यवस्थित ढंग से बनाए गए थे और सड़कें जाल के समान फैली हुई थी। घरों में आंगन, कमरे, कुएं और जल निकासी की व्यवस्था मिलती है। ये दर्शाता है कि आम नागरिकों का जीवन भी संगठित और व्यवस्थित था। बच्चों, इस प्रकार का स्पष्ट विभाजन ये संकेत देता है कि नगरों की योजना सोच समझकर बनाई गई थी। ये केवल रहने की जगह नहीं थी, बल्कि एक संगठित शहरी समाज था जहां प्रशासन, सुरक्षा और दैनिक जीवन के लिए अलग अलग व्यवस्थाएं थीं। इस दोहरे ढांचे दुर्ग और निचले शहर से हमें ये समझ में आता है कि हड़प्पा सभ्यता में नगर नियोजन के साथ साथ सामाजिक संगठन भी अत्यंत विकसित था। यही विशेषता इसे प्राचीन काल की एक उन्नत नगरीय सभ्यता के रूप में स्थापित करती है। अब आगे समझते हैं। हड़प्पा सभ्यता की बस्तियां सामान्यतः दो मुख्य भागों में विभाजित होती थीं, दुर्ग क्षेत्र और निचला शहर। यह विभाजन हमें इस सभ्यता की सामाजिक और प्रशासनिक संरचना को समझने में मदद करता है। दुर्ग क्षेत्र नगर का ऊंचा और सुरक्षित भाग होता था। इसे ऊंचे चबूतरे या कृत्रिम मंच पर बनाया जाता था, जिससे यह आसपास के क्षेत्र से ऊंचा दिखाई देता था। यहाँ प्रायः बड़े सार्वजनिक भवन, अनाज भंडार और विशेष प्रकार की संरचनाएं स्थित होती थीं। इससे अनुमान लगाया जाता है कि यह भाग प्रशासनिक, धार्मिक या महत्वपूर्ण सामूहिक गतिविधियों का केंद्र रहा होगा। दुर्ग का निर्माण मजबूत और पक्की ईंटों से किया जाता था, जिससे ये सुरक्षित और स्थायी बना रहे। इसके विपरीत निचला शहर वह भाग था जहां सामान्य जनसंख्या निवास करती थी। यहाँ मकान सुव्यवस्थित ढंग से बनाए गए थे और सड़कें जाल के समान फैली हुई थीं। घरों में आंगन, कमरे, कुएं और जल निकासी की व्यवस्था मिलती है। ये दर्शाता है कि आम नागरिकों का जीवन भी संगठित और व्यवस्थित था। बच्चों, इस प्रकार का स्पष्ट विभाजन ये संकेत देता है कि नगरों की योजना सोच समझकर बनाई गई थी। ये केवल रहने की जगह नहीं थी, बल्कि एक संगठित शहरी समाज था जहां प्रशासन, सुरक्षा और दैनिक जीवन के लिए अलग अलग व्यवस्थाएं थीं। इस दोहरे ढांचे दुर्ग और निचले शहर से हमें ये समझ में आता है कि हड़प्पा सभ्यता में नगर नियोजन के साथ साथ सामाजिक संगठन भी अत्यंत विकसित था। यही विशेषता इसे प्राचीन काल की एक उन्नत नगरीय सभ्यता के रूप में स्थापित करती है। अब आगे समझते हैं। हड़प्पा सभ्यता के लोगों के आहार के बारे में हमें प्रत्यक्ष लिखित प्रमाण तो नहीं मिलते, लेकिन पुरातात्विक साक्ष्यों के आधार पर इतिहासकार अनुमान लगाते हैं कि वे गेहूं, जौ, दाल, सफ़ेद चना तथा तिल जैसे खाद्य पदार्थों का उपयोग करते थे। खुदाई में मिले अनाज के दाने, भंडारण के पात्र और कृषि उपकरण इस बात की पुष्टि करते हैं कि कृषि उस समय के जीवन का मुख्य आधार थी। बच्चों, गेहूं और जौ उस समय की प्रमुख फसलें थीं। इनका उपयोग दैनिक भोजन में किया जाता रहा होगा। दालें और चना प्रोटीन का स्रोत रहे होंगे, जिससे ये स्पष्ट होता है कि उनका आहार संतुलित था। तिल का उपयोग संभवतः तेल निकालने के लिए भी किया जाता रहा होगा, जो भोजन और अन्य कार्यों में काम आता था। कृषि के साथ साथ पशुपालन भी महत्वपूर्ण था। गाय, बैल, भेड़ और बकरियों के अवशेष मिले हैं, जिससे अनुमान लगाया जाता है कि दूध और मांस का भी उपयोग किया जाता रहा होगा। इससे हमें ये समझ में आता है कि उनका जीवन केवल व्यापार और नगर योजना तक सीमित नहीं था, बल्कि कृषि और पशुपालन पर भी समान रूप से आधारित था। इस प्रकार हड़प्पा सभ्यता का आहार हमें ये बताता है कि वहाँ के लोग प्राकृतिक संसाधनों का सुविचारित उपयोग करते थे और उनकी जीवन शैली व्यवस्थित तथा संतुलित थी। अब आगे समझते हैं। हड़प्पा सभ्यता की लिपि आज भी एक रहस्य बनी हुई है। पुरातत्वविदों को जो मोहरें, ताम्रपट, मृदभांड और अन्य वस्तुएं मिली हैं, उन पर कुछ विशेष प्रकार के चिन्ह अंकित हैं। इन्हीं चिन्हों को हम हड़प्पा लिपि कहते हैं। अध्ययन से यह अनुमान लगाया गया है कि यह लिपि दाएं से बाएं लिखी जाती थी। कुछ मोहरों पर ऐसे प्रमाण मिले हैं जिनसे विद्वानों ने लेखन की दिशा का अनुमान लगाया। कई बार दो पंक्तियों में लिखे गए लेख भी मिले हैं, जिनसे पता चलता है कि लेखन की एक निश्चित पद्धति थी। इस लिपि में लगभग 375 से 400 के बीच चिन्ह पाए गए हैं। ये संख्या इस बात का संकेत देती है कि यह केवल चित्रात्मक प्रतीक नहीं थे, बल्कि एक विकसित लेखन प्रणाली का रूप रहे होंगे। फिर भी अब तक इस लिपि को पूरी तरह पढ़ा नहीं जा सका है। यही कारण है कि हड़प्पा सभ्यता के सामाजिक, राजनीतिक और धार्मिक जीवन के बारे में हमें मुख्यतः पुरातात्विक साक्ष्यों पर ही निर्भर रहना पड़ता है। बच्चों, सोचिए, यदि ये लिपि पूरी तरह पढ़ ली जाए तो हमें उस समय के लोगों की भाषा, विचार और प्रशासनिक व्यवस्था के बारे में और भी स्पष्ट जानकारी मिल सकती है। इसलिए हड़प्पा लिपि इतिहास के सबसे बड़े रहस्यों में से एक मानी जाती है। इस प्रकार दाएं से बाएं लिखी जाने वाली और लगभग 400 चिन्हों वाली ये लिपि हमें उस सभ्यता की बौद्धिक उन्नति का संकेत देती है, भले ही उसका अर्थ आज भी पूरी तरह समझ में न आया हो। अब आगे समझते हैं। हड़प्पा सभ्यता में व्यापार और लेन देन के लिए माप तौल की सुव्यवस्थित प्रणाली प्रचलित थी।
खुदाई में प्राप्त पत्थर के बने हुए बाट इस बात का प्रमाण है कि उस समय वस्तुओं को तौलने के लिए मानकीकृत मानदंड अपनाए जाते थे। ये बाट प्रायः चर्ट नामक कठोर पत्थर से बनाए जाते थे। चर्ट एक मजबूत और टिकाऊ पत्थर होता है जिससे बने बाट लंबे समय तक सुरक्षित रह सकते थे। इन बाटों का आकार सामान्यतः घनाकार होता था और उनका भार एक निश्चित अनुपात में रखा जाता था। इतिहासकारों का अनुमान है कि इनका उपयोग विशेष रूप से आभूषणों, मनकों और अन्य कीमती वस्तुओं को तौलने के लिए किया जाता रहा होगा। इससे ये स्पष्ट होता है कि व्यापार केवल स्थानीय स्तर तक सीमित नहीं था, बल्कि वस्तुओं के आदान प्रदान में सटीकता और विश्वास बनाए रखने के लिए एक व्यवस्थित तौल प्रणाली विकसित की गई थी। सबसे महत्वपूर्ण बात यह है कि इन बाटों के निचले मानदंड द्विआधारी प्रणाली पर आधारित थे। इसका अर्थ है कि उनका भार 2 के गुणकों में बढ़ता था, जैसे 1, 2, 4, 8, 16 आदि। इससे अनुमान लगाया जाता है कि गणना और माप की समझ उस समय के लोगों में विकसित थी। बच्चों, इस प्रकार की सुव्यवस्थित तौल प्रणाली ये दर्शाती है कि हड़प्पा सभ्यता में आर्थिक गतिविधियां संगठित और नियंत्रित थीं। व्यापार में सटीकता और मानकीकरण उस समाज की उन्नत आर्थिक व्यवस्था का स्पष्ट प्रमाण है। अब आगे समझते हैं। हड़प्पा सभ्यता में कुछ स्थल विशेष प्रकार के कार्यों के लिए प्रसिद्ध थे। चन्होदुरो ऐसा ही एक महत्वपूर्ण केंद्र था जो शिल्प उत्पादन के लिए जाना जाता है। बच्चों, जब हम शिल्प उत्पादन कहते हैं तो उसका अर्थ है हाथ से वस्तुएं बनाना, विशेष कौशल के साथ निर्माण करना। चन्होदुरो में खुदाई से ऐसे प्रमाण मिले हैं जिनसे पता चलता है कि यहाँ बड़े पैमाने पर मनके बनाए जाते थे। अर्धकीमती पत्थरों को काटकर, घिसकर और चमकाकर सुंदर मनके तैयार किए जाते थे। यह अत्यंत सूक्ष्म और धैर्यपूर्ण कार्य था जिससे कारीगरों की दक्षता का पता चलता है। इसके अलावा शंख की कटाई भी यहाँ का महत्वपूर्ण कार्य था। शंख से आभूषण और सजावटी वस्तुएं बनाई जाती थीं। ये दर्शाता है कि समुद्री क्षेत्रों से कच्चा माल लाकर यहाँ उसका प्रसंस्करण किया जाता था। धातुकर्म भी यहाँ प्रचलित था। तांबा और कांस्य से औजार तथा अन्य उपयोगी वस्तुएं बनाई जाती थीं। मुहर निर्माण का कार्य भी महत्वपूर्ण था क्योंकि मुहरें व्यापार और प्रशासन से जुड़ी हुई थीं। इसी के साथ चर्ट पत्थर से बने बाट भी यहीं तैयार किए जाते थे जिनका उपयोग माप तौल में किया जाता था। इससे ये स्पष्ट होता है कि चन्होदुरो केवल एक साधारण बस्ती नहीं बल्कि एक विशेष औद्योगिक केंद्र था जहां कारीगरों की बस्तियां और कार्यशालाएं रही होंगी। इस प्रकार चन्होदुरो हमें ये समझने में मदद करता है कि हड़प्पा सभ्यता में श्रम विभाजन और विशेषीकृत शिल्प व्यवस्था विकसित थी। कुछ स्थान कृषि के लिए प्रसिद्ध थे तो कुछ व्यापार के लिए, और कुछ जैसे चन्होदुरो शिल्प उत्पादन के प्रमुख केंद्र थे। यही विशेषता इस सभ्यता की आर्थिक और सामाजिक उन्नति को दर्शाती है। अब आगे समझते हैं। हड़प्पा सभ्यता में मुहरों और मुद्रांकनों का विशेष महत्व था। खुदाई में बड़ी संख्या में पत्थर की बनी मुहरें प्राप्त हुई हैं जिन पर पशुओं की आकृतियां और कुछ लिपि चिन्ह अंकित हैं। इन मुहरों का प्रयोग केवल पहचान के लिए नहीं बल्कि लंबी दूरी के संपर्कों को सुविधाजनक बनाने के लिए भी किया जाता था। बच्चों, जब किसी व्यापारी को अपनी वस्तुएं दूर स्थानों तक भेजनी होती थीं तो वह उन पर अपनी मुहर का निशान लगाता होगा। इससे ये पता चलता था कि वस्तु किस व्यापारी या समूह से संबंधित है। इस प्रकार मुहरें एक प्रकार की पहचान और प्रमाण का कार्य करती थीं। मुद्रांकन का अर्थ है किसी वस्तु पर मुहर का छाप छोड़ना। अक्सर मिट्टी के टुकड़ों या पैकेटों पर मुहर लगाई जाती थी जिससे ये सुनिश्चित किया जा सके कि सामान सुरक्षित है और उसमें कोई छेड़छाड़ नहीं हुई है। इससे व्यापार में विश्वास और व्यवस्था बनी रहती थी। इतिहासकारों का मानना है कि हड़प्पा सभ्यता के लोगों के दूर दूर तक व्यापारिक संबंध थे। ऐसे में मुहरें और मुद्रांकन व्यवस्था को सुव्यवस्थित रखने का एक प्रभावी साधन रहे होंगे। इस प्रकार मुहरें केवल कलात्मक वस्तुएं नहीं थीं बल्कि वे आर्थिक और प्रशासनिक जीवन का महत्वपूर्ण अंग थीं। वे इस सभ्यता के संगठित व्यापार और दूरस्थ संपर्कों का स्पष्ट प्रमाण प्रस्तुत करती हैं। अब आगे समझते हैं। हड़प्पा सभ्यता के स्थलों से जो शवाधान मिले हैं वे हमें उस समय की सामाजिक और धार्मिक मान्यताओं के बारे में महत्वपूर्ण जानकारी देते हैं। सामान्यतः मृतकों को गर्तों अर्थात गड्ढों में दफनाया जाता था। ये दफन क्रिया एक निश्चित विधि के अनुसार की जाती थी जिससे ये स्पष्ट होता है कि मृत्यु के बाद के जीवन को लेकर कुछ मान्यताएं अवश्य रही होंगी। इन कब्रों के साथ मृत भांड, आभूषण या अन्य वस्तुओं के अवशेष भी मिले हैं। बच्चों, जब किसी मृत व्यक्ति के साथ वस्तुएं रखी जाती हैं तो इससे ये संकेत मिलता है कि लोग संभवतः यह मानते थे कि इन वस्तुओं की आवश्यकता उसे परलोक में पड़ेगी। यह उस समय की धार्मिक या सांस्कृतिक सोच को दर्शाता है। सबसे महत्वपूर्ण बात यह है कि सभी कब्रों में समान प्रकार की वस्तुएं नहीं मिलीं। कुछ शवाधानों में अधिक वस्तुएं मिली हैं जबकि कुछ में बहुत कम। इससे इतिहासकार यह अनुमान लगाते हैं कि समाज में सामाजिक और आर्थिक विभिन्नता मौजूद थी, अर्थात कुछ लोग अपेक्षाकृत समृद्ध रहे होंगे और कुछ सामान्य स्थिति में। इस प्रकार शवाधानों का अध्ययन हमें केवल अंतिम संस्कार की पद्धति ही नहीं बताता बल्कि उस समाज की संरचना, मान्यताओं और आर्थिक स्थिति की भी झलक देता है। यही कारण है कि पुरातत्व में कब्रों का अध्ययन अत्यंत महत्वपूर्ण माना जाता है।